गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। दोस्त, स्वागत करेंगे आप सभी का आज की इस प्यारी सी क्लास में, जो कि होने वाली है कंप्लीट रिवीजन, साइंस कंप्लीट रिवीजन। यहाँ से ही सारे प्रश्न पेपर में आपको मिलेंगे। तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी जुड़ना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से ही ये समझ चलिए कि 25 क्वेश्चंस में से मान के चलिए 20 से 22 क्वेश्चंस हर सेट में आपको मिलेंगे यहाँ से ही, आज की इस मैराथन क्लास से। तो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, पूर्व दिशा में धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डाट डाट दिशा के अनुदिश होती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा में धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डाट डाट दिशा के अनुदिश होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा के अनुदिश होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शीर्षस्थ विभज्योतक तने और जड़ की डाट डाट को बढ़ाता है। तो शीर्षस्थ विभज्योतक तने और जड़ की क्या बढ़ाता है? शाखाएं बढ़ाता है, फूल बढ़ाता है, घेरा बढ़ाता है, या फिर लंबाई बढ़ाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लंबाई बढ़ाता है। अब इससे जुड़े और फैक्ट जानेंगे, जैसे शीर्षस्थ विभज्योतक पौधों में जड़ों और प्ररोहों के शीर्ष पर स्थित होता है। सक्रिय रूप से विभाजित कोशिकाओं का एक क्षेत्र होता है, ठीक है। यह प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जिससे तने और जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। यह पौधों में विभिन्न विशिष्ट ऊतकों जैसे एपिडर्मिस हो गया, कार्टेक्स और संवहनी ऊतकों को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एड्स निम्न में से किसके द्वारा नहीं फैलता है? तो ऑप्शन है, संक्रमित साझा सुई, असुरक्षित यौन संबंध, सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग, या फिर माँ अपने अजन्मे बच्चे के लिए। तो एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है? तो सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग से एड्स नहीं फैलता है। संक्रमित साझा सुई से फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध बनाएंगे तब भी होगा, और माँ अपने अजन्मे बच्चे के लिए। तो यहाँ पर अगर माँ को है एड्स, तो उसके जन्म लेने के बाद उसके बच्चे को भी होने की संभावना रहती है, क्योंकि माँ का दूध बच्चा पिएगा तो बच्चे में भी ये ट्रांसफ़र होने का चांसेस रहता है। अब एड्स होता क्या है? एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, एड्स होता किसकी वजह से? तो HIV वायरस की वजह से। किस वायरस की वजह से हो रहा है? HIV वायरस की वजह से। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यही जो है ये एड्स का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन विखंडन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो हाइड्रा कर सकता है, स्पाइरोगाइरा कर सकता है, ईस्ट कर सकता है, या प्लेनेरिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विखंडन के द्वारा प्रजनन किस में होता है? स्पाइरोगाइरा में होता है। स्पाइरोगाइरा को और किस नाम से जानते हैं? तो हरा शैवाल या फिर श्वेत रेशम के नाम से जानते हैं। हाइड्रा क्या हो? हाइड्रा में जन्म कैसे होता है? तो हाइड्रा में जनन पुनर्जनन और मुकुलन के माध्यम से होता है। ईस्ट क्या होते हैं? तो ईस्ट एकल कोशिका वाले जीव हैं। ये कवक जगत के अंतर्गत इनको रखा गया है। ईस्ट क्या है? एकल कोशिका वाले जीव हैं। किस जगत के अंतर्गत रखा है? तो कवक कवक जगत के अंतर्गत रखा गया है। इनमें अगर पूछा जाए तो जनन कैसे होता है ईस्ट में? तो ईस्ट में जनन होता है द्विविखंडन के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? द्विविखंडन के माध्यम से। प्लेनेरिया में कैसे जनन होता है? तो प्लेनेरिया में पुनर्जनन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? पुनर्जनन के माध्यम से। ये सभी अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। कैसा जनन होता है? अलैंगिक जनन। जनन दो प्रकार का होता है, एक तो लैंगिक जनन होता है, दूसरा अलैंगिक जनन होता है। एक लैंगिक जनन होता है, दूसरा अलैंगिक जनन होता है। अब प्लेनेरिया में जनन कैसे होता है? पुनर्जनन के आधार पर, क्योंकि इसमें पुनर्जनन की क्षमता जो होती है वो अपार होती है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमीन से टूटना ये किसका उदाहरण है? तो विस्थापन अपक्रिया का है, संश्लेषण अपक्रिया का, अपघटन अपक्रिया का, या उदासीनीकरण अपक्रिया का। तो लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमीन में टूटना कौन सी अपक्रिया है? अपघटन अपक्रिया। अब सभी को जानेंगे होती क्या क्या है, कैसे। तो लेड ब्रोमाइड PbBr2 को जब रिएक्ट कराएंगे तो Pb मतलब लेड और ब्रोमीन में टूट जाएगा। इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर अपघटन अपक्रिया। अब संश्लेषण प्रतिक्रिया बोलेंगे किसे? तो संश्लेषण होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें कई अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक कई होंगे और एक उत्पाद बनाएंगे, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऐसी अपक्रिया को क्या कहेंगे? संश्लेषण अपक्रिया कहेंगे। जैसे C+O2 गिव्स आउट CO2। यहाँ पे देखेंगे दो अभिकारक है और एक उत्पाद बन रहा है, तो ये अपक्रिया क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, ऐसे भी प्रश्न बना है कि
जो एरो के बाईं तरफ रहता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और एरो के दाईं तरफ जो होता है वो उत्पाद होता है। अगला विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, तो ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह कम क्रियाशील तत्व के परमाणुओं को उनके स्थान से हटाकर उनका स्थान ले लेते हैं। तो विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि जो शक्तिशाली या अत्यधिक क्रियाशील तत्व रहेगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके परमाणु से हटा देता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, CuSO4 प्लस Fe, गिव्स आउट क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस Cu। तो फेरस का स्थान, फेरस ने किसका स्थान ले लिया, कॉपर का, और कॉपर को उसके जलीय विलयन से हटा दिया। तो ये अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। अब उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर, मतलब नमक और जल बनता है। जब कोई अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण और जल बनता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। तो अम्ल का उदाहरण HCl हो गया और बेस क्या हो गया, NaOH। इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो NaCl ये साधारण नमक हो गया और पानी हो गया। तो ये रिएक्शन क्या होगा, उदासीनीकरण अपक्रिया। ऐसे रिएक्शन देकर भी पूछ सकता है इसमें सवाल कि ये कौन सी अपक्रिया का उदाहरण है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, और ये रिएक्शन, ये अपक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है, तो जांघ की मांसपेशी होगी, जबड़े की होगी, बांह की होगी, या फिर गर्दन की। तो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी किसकी होती है, जबड़े की होती है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम को सामान्यतः क्या कहा जाता है, कच्चा तेल कहते हैं, खनिज तेल कहते हैं, वनस्पति तेल कहते हैं, या फिर खाना पकाने का तेल कहते हैं। तो पेट्रोलियम को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, क्रूड ऑयल, मतलब कच्चा तेल। अब ये देखेंगे पेट्रोलियम होता क्या है, तो ये ठोस, द्रव और गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका है, ठोस, द्रव और गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, जिसे खारे पानी और मिट्टी के कणों के साथ मिलाया जाता है। किसके साथ मिलाया जाता है, खारे पानी और मिट्टी के कणों के साथ मिलाया जाता है। समुद्री जानवरों और पौधों के अपघटन से ये बनता है, जो लाखों वर्ष पहले समुद्र में दब गए थे। रंग कैसा होता है, तो ये गहरे भूरे रंग से हरे रंग का द्रव जीवाश्म ईंधन है, गहरे भूरे रंग से हरे रंग का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एस्टिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है, संतरा है, इमली है, टमाटर है, या सिरका है। तो किसका, एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सिरका है। सिरके को और किस नाम से जानते हैं, विनेगर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, विनेगर के नाम से जानते हैं। अच्छा, एस्टिक अम्ल को भी एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम है, एथेनोइक अम्ल। क्या नाम है एस्टिक अम्ल का, अन्य नाम एथेनोइक अम्ल। फार्मूला क्या है इसका, CH3COOH। अम्ल क्या होते हैं, अच्छा अम्ल जो होते हैं वो मूल रूप से दो तरीके से पाए जाते हैं, एक तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक अम्ल में। किस में पाए जाते हैं, कार्बनिक अम्ल में और अकार्बनिक अम्ल में। कार्बनिक अम्ल क्या होता है, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सभी खट्टी चीज़ें होती हैं वो कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आती हैं, जैसे नींबू हो गया, सिरका हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब आते हैं कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत। अब आगे देखेंगे अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, तो प्रयोगशालाओं में उपयोग किए जाने वाले अम्ल जो मूल रूप से बहुत प्रबल होते हैं, प्रकृति में कैसे होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। उदाहरण क्या है इसका, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सभी अकार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे स्रोत क्या क्या होते हैं, कौन से अम्ल के स्रोत क्या हैं। जैसे अगर पूछा जाए अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, या फिर इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे पूछें मधुमक्खी में और चींटियों के डंक में, जो लाल चींटियाँ होती हैं उनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। इसी को मैथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। फार्मिक अम्ल को किस नाम से जानते हैं, मेथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। अच्छा, टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जैलिक अम्ल। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्न में से किसमें ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन में या तो टमाटर दिया रहेगा या फिर पालक दिया रहेगा, तो यही टिक करेंगे। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस किस में होता है, तो मानव आमाशय में क्या होता है, जठर रस होता है।
संतरा और नींबू, आंवले, इन सभी में क्या पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल को और किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। साइट्रिक अम्ल को और किस नाम से जानते हैं? तो एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा संकेतक अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग में बदल जाता है? तो कौन सा संकेतक है जो अम्लीय माध्यम में तो रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग में बदल जाता है? लिटमस होगा, मिथाइल ऑरेंज होगा, फिनाफ्थलीन होगा, या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक या सांद्र क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। तो फिनाफ्थलीन होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? फिनाफ्थलीन होगा। अब कुछ संकेतक देखेंगे जो उदासीन पे कौन सा रंग देते हैं और अम्लीय माध्यम में उनका रंग क्या होता है और क्षारीय माध्यम में उनका रंग क्या होता है। जैसे लिटमस पेपर हो गया, तो ये उदासीन माध्यम में ये या तो नीले रहेंगे या लाल रहेंगे। अच्छा, अम्लीय माध्यम में रंग लिटमस का नीले से लाल हो जाता है। अम्लीय माध्यम में नीले से लाल होता है और क्षारीय माध्यम में लाल से नीला होता है। मिथिल ऑरेंज का रंग अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? लाल होता है और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है? पीला होता है। मिथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में रंग लाल और क्षारीय माध्यम में रंग पीला। ऐसे फिनाफ्थलीन का अम्लीय माध्यम में रंगहीन लेकिन क्षारीय माध्यम में ये कैसा होता है? गुलाबी होता है। क्वेश्चन नंबर 10। परिपथ में प्रयुक्त बैटरी का प्रतीक क्या है? ये है, ये या फिर इसमें से कोई नहीं। तो बैटरी का प्रतीक कौन सा है? ये है। ये तो भू संपर्कन का है। ये किसका है? भू संपर्कन का प्रतीक है। किसका है? भू संपर्कन का प्रतीक है। मतलब हम देखेंगे सेल क्या होता है, तो सेल एक उपकरण होता है। इसका काम क्या होता है? ये रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल में दो टर्मिनल होते हैं जो कि धातुओं से बने होते हैं। एक टर्मिनल इसका धनात्मक होता है और दूसरा टर्मिनल इसका ऋणात्मक होता है। विद्युत धारा इसी के माध्यम से प्रवाहित होती है। अब बैटरी क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जब एक साथ कार्य करने के लिए दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन कर दिया जाता है तो ये किसमें चेंज हो जाता है? बैटरी में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए यौगिक के लिए सही आयुपेशी का नाम कौन सा है? तो CH3, CH2, CHBr, CH3 क्या हो जाएगा? 2-ब्रोमोपेंटेन इसका नाम है, या फिर द्वितीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड नाम है, 1-ब्रोमोब्यूटेन नाम है, या फिर 2-ब्रोमोब्यूटेन नाम है। तो पहले तो कार्बन की संख्या देख लेंगे। कार्बन की संख्या 1 2 3 4, मतलब ब्यूट होगा। तो ये पेंटेन वाला ऑप्शन तो हट जाएगा। अब किस पे है? 1 2, दूसरे पे है तो ये 2 ब्रोमो, छवि आर लगा है तो ये ब्रोमीन होता है। तो ब्रोमो 2-ब्रोमोब्यूटेन, इसका जवाब क्या हो जाएगा? 2-ब्रोमोब्यूटेन इसका सही नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो आवोगाद्रो ने दिया था, गेलसाक ने, जॉन डाल्टन ने, या फिर जोसेफ प्राउस्ट ने। तो किसने दिया था गुणित अनुपात का नियम? जोसेफ प्राउस्ट ने। कब दिया था? 1803 में। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पिछली बार जब ग्रुप डी का पेपर हुआ था तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया था कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। अब आवोगाद्रो का नियम क्या होता है? तो समान ताप और दाब पर सभी गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। आवोगाद्रो का नियम क्या है? समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे गै-लुसाक का नियम क्या है? जब गैसों को स्थिर तापमान और दाब पर रखा जाता है तो वे आयतन के अनुपात में एक साधारण अनुपात में संयोजित होती है। गै-लुसाक का नियम। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये आवोगाद्रो का नियम और गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने। ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा विरामावस्था में जड़त्व का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है कपड़े से धूल झाड़ते समय धूल के कण का नीचे गिरना, या फिर वाहन के चलने पर पीछे की ओर गिरना, हिलने के कारण पत्तियों या फलों का अलग होना, या वाहन से में अचानक ब्रेक लगाना। तो कौन सा जड़त्व का उदाहरण नहीं है विरामावस्था में जड़त्व का उदाहरण? वाहन में अचानक ब्रेक लगाना ये विरामावस्था में जड़त्व का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव होगा? विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव होगा?
1/4 हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी या फिर आधी हो जाएगी। तो विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ को प्रतिरोध को 2 गुना करने पर धारा आधी हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है V बराबर IR होता है। ये ओम का नियम है। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच एक चालक में धारा I बिंदुओं के बीच विभव V के समानुपाती होता है। मतलब V समानुपाती क्या होता है? I होता है। इम्प्लाइड दैट क्या कर सकते हैं? V बराबर IR हो जाएगा। R क्या है? यहाँ पर एक नियतांक है जिसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, यहाँ से R का मात्रक पूछें, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऐसे वोल्ट का विभवांतर का मात्रक पूछें तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ऐसे I करंट है, धारा है, धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर होगा। अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोधक एक 20 ओम और अन्य 30 ओम प्रतिरोधक समांतर संयोजित हैं या संयोजन श्रेणी क्रम में 8 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। प्रतिरोधक 30 ओम में धारा क्या होगी? तो पहली बात तो समांतर क्रम संयोजन में फार्मूला क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर 1/20 प्लस 1/ क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो 1/r बराबर 5/60 हो जाएगा। यहाँ से r तो 12 ओम आ जाएगा। इसके बाद कह रहा 12 ओम और 8 ओम श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला क्या होता है? r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस 1, बट इसमें दो ही हैं तो यहाँ से r निकल के आएगा 20 ओम। फिर V बराबर 12 वोल्ट है तो I निकाल लेंगे V बराबर IR से। तो यहाँ से I तो 0.6 एम्पियर आ जाएगा। बट यहाँ पे दिया क्या था कि वोल्टता पार्ट जो है वो 12 ओम के प्रतिरोध में, तो कितना आ जाएगा? 7.2 वोल्ट V बराबर IR से। अब 30 ओम प्रतिरोधक में धारा निकालना है तो I बराबर V/R, तो 7.2/30। तो यहाँ से I 0.24 निकल के आएगा। तो इसमें सही जवाब क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में? 0.24 एम्पियर। क्या आ जाएगा? 0.24 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में क्या शामिल है? क्या शामिल है? स्याही की सांद्रता, केशिका क्रिया, या ब्लॉटिंग के माध्यम में स्याही का विसरण, या फिर साइफन क्रिया। तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में क्या शामिल है? केशिका क्रिया शामिल है। क्या शामिल है? केशिका क्रिया शामिल है। केशिका क्रिया तरल के पृष्ठ तनाव के गुण पर आधारित है। किस पर आधारित होता है? तो तरल के पृष्ठ तनाव के गुण पर आधारित होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो बल बटे में लंबाई होता है। क्या होता है? बल बटे में लंबाई होता है पृष्ठ तनाव। तो बल का मात्रक तो क्या हो जाएगा? न्यूटन, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन बटे मीटर क्या हो जाता है? इसका मात्रक हो जाता है, अगर पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछ ले मान लो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? गति का पहला समीकरण किसके बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो स्थिति और समय के बीच दर्शाता है, स्थिति और वेग के बीच दर्शाता है, वेग और समय के बीच दर्शाता है, या वेग और त्वरण के बीच समझाता है, संबंध दर्शाता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो गति का समीकरण है ये होता कितना है। तो गति के समीकरण होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो है V बराबर U प्लस AT है, दूसरा क्या है? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, और तीसरा है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो जो गति का पहला समीकरण है किसके बीच समय संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच। किसके बीच? वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। यहाँ पे मान लो पहला पूछा है तो हो सकता है पेपर में दूसरा पूछ ले। दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो स्थिति और समय के बीच। दूसरा स्थिति और समय के बीच, तीसरा स्थिति और वेग के बीच। तीसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति और वेग के बीच संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखो पहले बात तो पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ये बनता है। हाइड्रोकार्बन किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। और जो हाइड्रोकार्बन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें सभी कार्बन परमाणु किससे जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं?
सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब या तो दोहरा बंध होगा या तिहरा बंध होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जानते हैं, तो एल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आते हैं, एक क्या आता है, एक तो एल्कीन, दूसरा एल्काइन। तो एल्केन्स का फार्मूला कभी कभी सीधे पूछ लेता है, तो एल्केन्स का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। यहाँ पे n क्या है, n है संख्या, मतलब कार्बन की संख्या क्या है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, ये n क्या है, संख्या है। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n होता है। और एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो इसमें से बताना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, जो इस वाले फार्मूले पे होगा CnH2n+2 पे। तो यहाँ 3 है, 3 × 2 6 + 2 8, मतलब यही है C3H8। अच्छा, इसका नाम पूछें तो इसका नाम क्या है, C3H8 का प्रोपेन है। क्या है, प्रोपेन है, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसको बोलेंगे मेथ, कार्बन की संख्या 2 होगी तो उसको बोलेंगे एथ, 3 होगी तो प्रोप बोलेंगे, 4 होगी तो ब्यूट बोलेंगे, 5 होगी तो पेंट बोलेंगे, 6 होगी तो हेक्स बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो अच्छा, C6H6 किसका नाम है, तो ये नाम है बेंजीन का। किसका नाम है ये, बेंजीन का। अगला है C2H4, तो यहाँ पे तो इस फार्मूले पे है, एल्कीन वाले पे, तो कार्बन की संख्या 2 है, मतलब एथ। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथीन। क्या नाम हो जाएगा, एथीन नाम हो जाएगा। ऐसे C4H8 है, तो ये भी इसी वाले फार्मूले पे है, CnH2n वाले पे, तो कार्बन की संख्या 4 है, तो ब्यूटीन नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन नाम हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इनमें से कौन अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, तो प्रमस्तिष्क होगा, थैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस होगा या फिर मेडुला होगा। क्या हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा नहीं होगा, तो परमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस तो अग्र मस्तिष्क के हिस्से हैं, बट ये जो मेडुला है ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। जो मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जिसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, फिर मध्य मस्तिष्क होता है, फिर पश्च मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क में क्या क्या आते हैं, पर मस्तिष्क, मध्य पर मस्तिष्क आता है, मध्य, अच्छा पर मस्तिष्क हो गया। पर मस्तिष्क क्या होता है कि मानव मस्तिष्क का प्रमुख भाग है, जिसे 2 भागों में, बाएं गोलार्ध और दाएं गोलार्ध में विभाजित किया गया है। दोनों गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं, जिन्हें महासंयोजिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महासंयोजिका कहा जाता है। इनमें क्या क्या होता है अग्र मस्तिष्क में, तो पर मस्तिष्क होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। अग्र मस्तिष्क में क्या क्या पार्ट होते हैं, परमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जिसमें से अग्र मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है। फिर अच्छा, जो सोचने का काम हो गया, निर्णय लेने का काम हो गया, यौन व्यवहार हो गया, या फिर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को संशोधित करने का जो मुख्य हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, ये अग्र मस्तिष्क ही होता है। कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क ही होता है। मध्य मस्तिष्क क्या होता है, अग्र मस्तिष्क के थैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के पांस के बीच का स्थान क्या होता है, मध्य मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क के थैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के पांस के बीच जो स्थित होता है वो क्या होता है, मध्य मस्तिष्क होता है। पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है, इसमें पांस, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा शामिल होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क में क्या होता है, इसमें पांस हो गया, अनुमस्तिष्क हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ये सब पश्चिम मस्तिष्क में होता है। जो मेडुला होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। मेडुला किस पार्ट से जुड़ा होता है, तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है, तुलसी, बबूल, जामुन या फिर अर्जुन। तो किसका प्रयोग करते हैं, तुलसी के पौधे का। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी पूछा है सस्य सीरियल में, सीधे सीधे पूछा है कि तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तुलसी के पौधे का। तो ओसिमम सेक्टम, क्या नाम है, ओसिमम सेक्टम। अच्छा, बबूल के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एकेसिया निलोटिका। क्या नाम है, एकेसिया निलोटिका। ऐसे अर्जुन के पौधे का नाम क्या है, टर्मिनलिया अर्जुन। क्या नाम है, टर्मिनलिया अर्जुन। जामुन के पौधे का भी वानस्पतिक नाम पता होना चाहिए, तो साइजिगियम क्यूमनी। जामुन का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो पाचन स्वास्थ्य हो गया और अल्सर के इलाज में ये फायदेमंद होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, टेट्रा परमाणु परमाणुकता वाला तत्व है, तो हीलियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर क्लोरीन। टेट्रा परमाणु परमाणुकता,
तो किसी भी परमाणु में परमाणुओं की संख्या जो होती है वही परमाणुकता कहलाती है। तो फास्फोरस में टेट्रा परमाणु होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4। अच्छा, हीलियम की बात करें तो हीलियम एक परमाणुक है। नाइट्रोजन कैसा है तो द्विपरमाणुक है। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी द्विपरमाणुक है। अच्छा, यहाँ से हमें कम से कम ये बात है कि हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि जैसे परमाणु क्रमांक होता है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है। सबसे पहले परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित मतलब किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। अच्छा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने परमाणु होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर बात की जाए द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या परमाणु जिसमें जितने प्रोटॉन हो गए और जितने न्यूट्रॉन हो गए, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का योग ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। अगर कभी कभी पेपर में सीधे सीधे पूछ लेता है कि परमाणु क्रमांक को किससे लिखते हैं, तो परमाणु क्रमांक को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ए से। मान लो कोई तत्व लिखना है तो जेड एक्स ए ऐसे लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक को नीचे लिखा जाता है और परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखा जाता है। अब ये तो बता दिए कि किसी तत्व के किसी भी अणु में परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उसकी परमाणुकता कहलाती है। अब हमें तो परमाणु क्रमांक में कम से कम 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का नाम पता होना चाहिए। तो पहला क्या होता है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद में नियॉन, सोडियम, पोटेशियम, नहीं सोडियम 11 पे सोडियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, 13 पे फिर क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, 14 पे सिलिकॉन होता है, 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर होता है, 17 पे क्लोरीन होता है, 18 पे आर्गन होता है, 19 पे पोटेशियम होता है, 20 पे कैल्शियम होता है। और उसके बाद में 20 से मतलब 21 से 30 तक याद करने की ये ट्रिक है। साइंस टीचर बेरी क्रीवर मागी फीस कोई नी कुछ जाने। तो 21 पे स्कैंडियम होता है, 22 पे टाइटेनियम होता है, 23 पे वेनेडियम होता है, 24 पे क्रोमियम होता है, 25 पे मैग्नीज होता है, 26 पे फेरस होता है जिसे लोहा कहते हैं, 27 पे कोबाल्ट होता है, 28 पे निकिल होता है, 29 पे कॉपर होता है और 30 पे जिंक होता है। याद करने की ट्रिक क्या है, साइंस टीचर बेरी क्रीवर मांगे फीस कोई नी कुछ जाने। तो ऐसे याद करेंगे। तत्वों की परमाणुकता जैसे आर्गन और हीलियम हो गए, ये एक परमाणुक होते हैं। कौन से परमाणुक होते हैं, एक परमाणुक। द्विपरमाणुक में ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये किस में आते हैं, तो ये द्विपरमाणुक में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। अच्छा, अगर आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्लास इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है। तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग अग्न्याशय वाहिनी होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर ग्राफ नली। तो सबसे बड़ा अंग क्या होता है, छोटी आंत होती है। छोटी आंत की लंबाई भी पूछ लेता है तो 7 मीटर या फिर फीट में कहें तो 22 फीट होती है। मुख्य काम क्या है, तो भोजन के पाचन को पूरा करना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना इसका मुख्य काम है। छोटी आंत का मुख्य काम क्या है, भोजन के पाचन को पूरा करना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना। पित्त हो गया, अग्न्याशय एंजाइम और क्षारीय रस मुख्य पदार्थ हैं जो छोटी आंत द्वारा प्राप्त होते हैं। अब देखो, इसको 3 पार्ट्स मतलब ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम को ग्रहणी बोलते हैं, जेजुनम को मध्यांत्र और इलियम को शेषांत्र। अब क्वेश्चन नंबर 23, एस्टिक अम्ल की निम्न के द्वारा उदासीनीकृत किया जा सकता है। तो अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षार की आवश्यकता होगी। और ये देखिए ऑप्शन में ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। तो क्षार कौन सा इसमें, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो किससे क्रिया करेंगे, सोडियम हाइड्रॉक्साइड से। फार्मूला क्या होता है, NaOH। इसको और किस नाम से जानते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड को, तो कास्टिक पोटास कहते हैं या कास्टिक सोडा कहते हैं, ये कमेंट में बताना है आप सभी को। सोडियम हाइड्रॉक्साइड को क्या कहते हैं, कास्टिक पोटास या फिर कास्टिक सोडा। अच्छा, अम्ल को उदासीन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, दुर्बल क्षारक की आवश्यकता होती है। क्षार क्या होता है, क्षार अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी तो वो क्षार होगा। क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो ये कड़वा या कसैला होता है। अच्छा, यहाँ से बनता है प्रश्न कि pH, जो ये pH है
ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन क्या है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। कहीं कहीं पे बुक में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी आपको मिलेगा। पीएच पैमाना है, जो पीएच पैमाना, इसकी खोज पूछा जाता है। खोज किसने किया था, तो स्वारनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, स्वारनसन। कब, 1919 में। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, स्वारनसन ने। कब, 1919 में। पीएच जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 14 के बीच में पीएच होता है। अगर 7 से कम रहेगा तो अम्लीय माध्यम होता है, 7 रहेगा तो उदासीन होता है, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो फिर क्षारीय होगा। जिसका पीएच जितना कम, मान लीजिए अगर 1 पीएच वाला है तो वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 24, जब एक धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो समग्र प्रतिक्रिया क्या होती है। ऑप्शन ये सारे हैं। अब बताना है, जब धातु कार्बोनेट, कोई भी धातु कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट का मतलब होता है जिसमें CO3 लगा हुआ हो, अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो ये क्या है, एक धातु कार्बोनेट, मतलब ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। जब इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या बन रहा है, नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन होगा, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, ये सही जवाब हो जाएगा। अम्ल क्या होते हैं, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान एचायन दान करते हैं, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को स्वीकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ किस में पाए जाते हैं, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका झिल्ली में, या फिर राइबोसोम में। तो आनुवांशिक पदार्थ किस में पाए जाते हैं, ये कमेंट में बताना है। ये समझ लीजिए होमवर्क क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। अच्छा, यहाँ से ये जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के रूप में होते हैं। इनका काम क्या होता है, कोशिका को आकार प्रदान करता होता है, और अर्ध सरल जैसा ये तत्व होता है। तो पहला सेट कैसा लगा आप सभी को, कमेंट में आप सभी ज़रूर बताएंगे। और एक बार फिर से सेशन को आप सभी लाइक करते रहिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए सपोर्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब सेट नंबर सेकंड शुरू करेंगे हम। सेट दो में क्या है, पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का आम नाम क्या है, इसको और किस नाम से जानते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, सेंधा नमक कहते हैं, बोरेक्स कहते हैं, जिप्सम कहते हैं, या फिर चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सेंधा नमक का नाम है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है, ये सभी आप सभी को कमेंट में बताना है। जिप्सम क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू में 2H2O। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी से बनाया जाता है जिप्सम का प्रयोग करके। अब चूना जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो बुझा चूना होता है, एक कली चूना होता है। एक CaO, इसको कली चूना कहते हैं या बिना बुझा चूना, और एक होता है CaOH का होल टायर। तो पेपर में एक स्लैग्ड लाइम करके पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा स्लैग्ड लाइम है और कौन सा क्विक लाइम है। तो इसमें से बताना है कौन सा स्लैग्ड लाइम है और कौन सा क्विक लाइम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक वस्तु जिसका वजन 98 न्यूटन है का द्रव्यमान क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि वजन क्या होता है, वजन होता है वस्तु का द्रव्यमान इंटू में गुरुत्वीय त्वरण, मतलब W इक्वल में mg। W इक्वल में क्या होता है, मास इंटू में ग्रेविटेशन। तो 98 दिया है, वजन 98 न्यूटन, m इंटू में 9.8, क्योंकि g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा 10 kg, m कितना आ जाएगा 10 kg। यहाँ से दो तीन चीज़ पता होगी, तो g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से सीधे सीधे ये पूछ सकता है स्मॉल g क्या होता है, तो ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मात्रा भी पूछ सकता है, तो त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के केंद्र में आप भारहीन महसूस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे g की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, शुष्क स्थान में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। शुष्क स्थान में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं, लिथोफाइट कहते हैं, मीसोफाइट कहते हैं, या फिर क्राइसोफाइट कहते हैं। तो शुष्क स्थान में उगने वाले पौधों को किस नाम से जानते हैं, जीरोफाइट कहते हैं। लिथोफाइट क्या होते हैं, तो ऐसे पौधे जो पत्थरों और चट्टानों पर या फिर उनकी दरारों में उगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लिथोफाइट कहते हैं। ऐसे पौधे जो पत्थरों और चट्टानों या फिर उनकी दरारों में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिथोफाइट। एग्जाम्पल क्या है, आर्किड हो गया, फर्न हो गया, कई शैवाल हो गए जैसे पैपियोपीडिलम, और लीवरवर्ट्स। क्या हो गया, लीवरवर्ट्स, ये सभी कौन से पौधे हैं, तो ये लिथोफाइट हैं। मीसोफाइट क्या होता है,
ये स्थलीय पौधे होते हैं जो ना तो विशेष रूप से सूखे और ना ही विशेष रूप से गीले वातावरण के अनुकूल होते हैं। तो मीसोफाइट में जैसे अधिकांश फसलें हो गई, ये सभी गन्ना हुई, गेहूँ हो गया, ये सब चावल हो गया, गन्ना हो गया। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? तो ये शैवालों का एक समूह है जो आमतौर पर झीलों में पाया जाता है। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? शैवालों का समूह है जो आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? झीलों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गैस नियतांक R का मान क्या है? 8.33 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल या 8.35 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल क्या होना चाहिए? गैस नियतांक R का मान क्या होता है? तो 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है गैस नियतांक R का मान। अच्छा, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV बराबर NRT। ये भी पता होना चाहिए कि आदर्श गैस समीकरण क्या है हमारा? PV बराबर NRT। 5वां क्वेश्चन है, मुख की ग्रासनली और अस्तर भी डाट डाट के साथ ढके होते हैं, पपड़ीदार उपकला से, रोमक उपकला से, स्तंभाकार उपकला से या फिर ग्रंथि उपकला से। तो मुंह की ग्रासनली और अस्तर किससे ढके होते हैं? पपड़ीदार उपकला से। किससे ढके होते हैं? पपड़ीदार उपकला से ढके होते हैं। किससे ढके होते हैं? पपड़ीदार उपकला से। अब देखेंगे ग्रंथि उपकला क्या होता है? जो आंसू ग्रंथियां हो गई या पसीने की ग्रंथियां, इसमें मौजूद होती हैं ग्रंथि उपकला। रोमक क्या होता है? श्वसन पथ व गर्भाशय नाल पर मौजूद पतली लाल बाल जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? रोमक कहलाती हैं। स्तंभाकार उपकला, ये पूछा जाता है पेपर में। स्तंभाकार शायद पिछली बार पेपर में आया भी था। ये स्तंभाकार उपकला कहाँ पाया जाता है? तो पेट और आंत के भीतरी स्तर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेट और आंत के भीतरी स्तर में पाया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच कितने होने की संभावना है? तो 9, 8, 6, 7। अगर कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है मतलब वो क्या है? माध्यम उसका क्या है? अम्लीय है। तो अम्ल का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। तो 7 से कम कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ध्वनि प्रदूषण के कारण निम्न में से क्या होता है? कैंसर हो जाता है, उच्च रक्तचाप होता है, बहुत तेज बुखार होता है या फिर मधुमेह होता है। तो अगर ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होगा तो क्या हो जाता है? उच्च रक्तचाप हो जाता है। क्या हो जाता है? उच्च रक्तचाप हो जाता है। अब अप्रिय ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो शोर कहा जाता है। अप्रिय ध्वनियों को क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है। वातावरण में अत्यधिक या अवांछनीय ध्वनियों की उपस्थिति को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। मतलब जब साउंड एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उसको ध्वनि प्रदूषण का नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कोशिका विभाजन डाट डाट से संबंधित है। किससे? कौन सा कोशिका विभाजन से संबंधित है? जिब्रेलिन होगा, ऑक्सिन होगा, मेलिक हाइड्रोक्साइड होगा या फिर साइटोकाइनिन होगा। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार ही। तो कोशिका विभाजन किससे संबंधित है? साइटोकाइनिन का संबंध किससे है? कोशिका विभाजन से है। साइटोकाइनिन का संबंध किससे है? कोशिका विभाजन से। जिब्रेलिन का काम क्या होता है? जिब्रेलिन ये पौधों की निष्क्रियता को तोड़ने में मदद करता है। जिब्रेलिन का काम क्या होता है? ये पौधों की निष्क्रियता को तोड़ने में मदद करता है और यह अंकुरित होने के लिए बीज को भी नियंत्रित करता है। ऑक्सिन का काम होता है, यह हार्मोन पौधों के विकास को नियंत्रित करता है। पूछा जाए कि पौधों के विकास को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन क्या होता है? तो नई पत्तियों का उत्पादन, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, पार्श्व टहनी विकास, इन सभी में मदद कौन करता है? तो साइटोकाइनिन करता है। कौन करता है? साइटोकाइनिन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है? निम्न में से कौन सा कथन पाश्चुरीकरण के संबंध में सही नहीं है? लुईस पाश्चर ने इस विधि की खोज की, या तरल खाद्य पदार्थों के संरक्षक की एक विधि है, या निर्जलीकरण की एक प्रक्रिया है, या प्रक्रिया दूध या अन्य तरल पदार्थों में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पाश्चुरीकरण किया गया। तरल खाद्य पदार्थों के संरक्षण की एक विधि है, ये भी सही है। या निर्जलीकरण की एक प्रक्रिया, तो ये गलत है। या प्रक्रिया, अच्छा यही पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? या निर्जलीकरण की एक प्रक्रिया है। अच्छा, जो सामान्य उपयोग होता है उसमें पाश्चुरीकरण किसका? दूध का 2 तरीका होता है। एक तो एक कम तापमान धारण विधि जिसको LTH विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? LTH विधि, जिसमें वाणिज्यिक पाश्चुरीकरण या बड़े बंद वैट जो वाष्प कॉयल गर्म पानी की जैकेट आदि द्वारा गर्म किया जाता है में 30 मिनट के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस तक दूध गर्म कर दिया जाता है। LTH मेथड में 30 मिनट के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाता है।
दूसरी विधि क्या है, उच्च तापमान कम समय ST विधि, जिसमें दूध 15 सेकंड के लिए 71.60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए 71.7 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है, तो पारा है, जर्मेनियम है, एल्यूमिनियम है या फिर निकिल है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है उनको तो क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक कौन सा होगा इसमें, जर्मेनियम। जर्मेनियम का सिंबल क्या होता है, Ge होता है। क्या होता है, Ge होता है। परमाणु क्रमांक इसका कितना है ये कमेंट में बताना है आप सभी को। पारा का सिंबल क्या होता है, पारा का प्रतीक तो Hg होता है। हाइड्राजीरियम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्राजीरियम। ऐसे एल्यूमिनियम है Al, और निकिल को क्या कहते हैं, इसका सिंबल होता है Ni।